नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम लोग कंप्लीट रूप से आई दृष्टि मैगजीन को करेंगे, है ना। आपके समक्ष ये कक्षाएं लाने में थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं पीडीएफ लेके उस तरीके से आपको चीजें पढ़ा दूं। मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं घटनाओं के वो सब पता चल सके, उनसे प्रश्न कैसे बनेगा ये सब भी पता चल सके। तो मैं हर घटना के बाद आपको इस तरीके से प्रश्न भी लगा के लाया हूं ताकि आप चीजों को अच्छे ढंग से समझ सकें, अच्छे ढंग से कर सकें और आपको घटना की महत्वपूर्णता के साथ साथ प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये सारी चीजें भी समझ में आए। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से क्लास होगी। आज ये राष्ट्रीय परिदृश्य हम कर रहे हैं, आधा लगभग आज कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबी लंबी क्लास का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं लगभग 10 क्लास में मैं आपकी ये कंप्लीट आई दृष्टि कंप्लीट करा दूंगा, साथ में प्रश्नों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डिकोड एग्जाम ने आप सभी के लिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स चलाया था जिसमें विभिन्न विषयों के 150 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने छांटे थे जिनसे पेपर में प्रायः प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन कक्षाओं को भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, है ना। तो उस सब के दृष्टिगत आप उनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, है ना। उसमें 4 बड़े सेगमेंट, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको कराए हैं। बाकी आपको अन्य अध्यापकों ने कराए हैं, तो उनको भी जाके आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं बहुप्रतीक्षित आई दृष्टि मैगजीन की। सर आपने लिख रखा है 35 प्लस प्रश्नों की गारंटी वाली क्लास। ये किताब है 30 प्लस प्रश्नों वाली, और 35 प्लस क्यों कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न में आपको हर मतलब राष्ट्रीय परिदृश्य से मैंने 80-90 प्रश्न तैयार किए हैं, उनको आपको बताऊंगा। एक एक घटना के साथ बहुत अच्छे से चीजें समझते हुए चलेंगे। बस आप जो है अपना प्यार बना के रखिएगा और जो भी चीजें आपको लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो प्रत्येक टॉपिक के साथ हम लोग इसमें प्रश्न भी देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम लगभग हाफ आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त कर लेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली घटना आपकी पुस्तक में जो थी वो थी एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को जो सरकार ने इस समय मंजूरी दे दी। अब देखो इस पूरी कहानी में से हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है, आप अपनी किताब लेके साथ में बैठेंगे, मैं जहां हाईलाइट करूंगा उन चीजों को साथ में हाईलाइट कर लेंगे ताकि रिवीजन के समय आपको दोबारा मेरे पास ना आना पड़े, 3-4 घंटे में पूरी किताब रिवाइज हो पाए। चलिए तो घटना पढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड में भी मैं कराऊंगा क्योंकि अगर आराम से कराऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। चलिए, भारत के संदर्भ में समकालिक चुनावों से तात्पर्य है लोकसभा, सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ कराया जाना। यहां एक प्रश्न पॉलिटी से पूछा जाता है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है। अभी जैसे 2-4 राज्यों में चुनावों की घोषणा हुई है तो राज्य भारत निर्वाचन आयोग, लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव कौन कराता है? स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए, जिसको 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। एक देश एक चुनाव के नाम से भी जाना जाता है इसे देश में। अब देखो फैक्ट कहां से पूछेगा, 51 से लेके 67 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव साथ होते थे, याद रखने योग्य बात। ठीक है, अधिकांशतः साथ कराए गए थे और इसके पश्चात यह चक्र टूट गया। टूट कैसे गया? कहीं सरकार कमजोर पड़ गई तो वहां, या कहीं मेजोरिटी नहीं मिल पाई, मध्यावधि सरकार गिर गई, तो फिर इस तरीके से चीजें होती चाहिए, जिसमें बहुत अधिक व्यय होता है। साथ ही आदर्श आचार संहिता आदि को भी लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में व्याधि उत्पन्न होती है। मतलब जब आचार संहिता होती है तो बहुत सारे नए योजना इत्यादि नहीं ला पाती सरकार हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है, इसलिए। साथ ही विधि आयोग ने 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना जो है इसकी सिफारिश की है कि भाई एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को मंजूरी दे दी है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की डेट भी आपको याद रखनी चाहिए, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। संभवतः इस वाले जो विंटर सेशन लोकसभा या संसद का लगेगा वहां ये चीज प्रस्तुत हो जाएगी। यह प्रस्ताव, ये महत्वपूर्ण बात, किसकी अध्यक्षता वाली समिति है? पूर्व राष्ट्रपति राम
रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी है ना, और इसमें 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात की है। अब है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन 2 चरण कैसे, क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीज है। एक चरण में विधानसभा, लोकसभा और आपके जो है ये जो राज्य ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं हो सकते ना, बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा, इसलिए 2 चरण में। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा एक साथ करा लेंगे, दूसरे चरण में जो है पहले चरण के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित हो जाएंगे। ये एज ए फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें एक चरण में चुनाव कराने की बात कही गई है, नहीं 2 चरण में, ठीक है। समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम रखने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। किन किन आर्टिकल में संशोधन होगा? एक संवैधानिक संशोधन होगा और दूसरा विधानसभा और केंद्र शासित से संशोधन होगा। संशोधन भी 2 तरह से होता है, एक 2/3 मेजोरिटी के साथ और एक स्टेट से भी मोर 2/3 मेजोरिटी हो संसद में, प्लस स्टेट भी 50% जो है उसको अपना समर्थन दें। साथ साथ निर्वाचन के पहले की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 2 अनुच्छेदों में संशोधन होगा। फैक्ट पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। क्यों? क्योंकि इनको मध्यावधि भंग करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे ग्राम पंचायत या नगर निकाय के चुनाव क्या होते हैं? बचे हुए समय के लिए होते हैं। मान लो 5 साल के लिए चुना गया, 2.5 साल बाद प्रधान जी या मेयर खत्म हो गए, तो क्या होगा? उसका जो बचा हुआ चुनाव होगा वो विदिन 6 मंथ होगा और शेष पीरियड के लिए होगा, मतलब 2 साल बचे, 2.5 साल बचे, उसके लिए होगा। तो ऐसे ही इसमें संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तक तो हमने राज्य विधानसभा की अवधि 5 साल लिख रखी है, अब हमें घटा के क्या करनी पड़ेगी कि शेष अवधि के लिए, मतलब 172 में संशोधन होगा। सेम स्थिति 83 के साथ भी होगी। दोनों आर्टिकल याद रखना, 172 और 83 में जो है संशोधन होगा, पूछा जा सकता है ना। और अनुच्छेद 82 का को अंतः स्थापित किए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। किस आर्टिकल में संविधान संशोधन विधेयक की प्रस्तुत किया जाता है? 368 है ना, आर्टिकल 368। यह भी सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इस संशोधन को राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, जो 83 में संशोधन होगा। क्यों? क्योंकि उसका राज्य से मतलब ही नहीं है। 172 वाले आर्टिकल का राज्य से मतलब है, वहां संशोधन होगा। दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव और लोकसभा राज्य विधानसभाओं का चुनाव होगा, है ना, 100 दिन के भीतर आयोजित करेगा। मतलब पहले लोकसभा विधानसभाओं का चुनाव होगा, उसके 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण बात थी। उपयोग संशोधन के लिए 368 के संविधान संशोधन की शर्तें पूरी करनी होंगी, है ना। आधे से अधिक, मतलब पहला क्या होता है कि भाई कुल संख्या का, देखो 2/3 बहुमत का क्या मतलब है? कुल संख्या का कितना हो? 1/2 तो हो, लेकिन जो वोट दे रहे हैं उनमें 2/3 कम से कम वोट दें। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बात है। और दूसरे वाले में राज्यों से, मतलब ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पता ही है, अब मैं आपको पॉलिटी थोड़ी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये भी याद रखना, 2 प्रकार के संशोधनों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे। द्वितीय चरण के प्रस्तावों के चुनाव और राज्यों के 100 दिन के अंदर कराने के विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने के पूर्व आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि उसमें राज्य डिस्टर्ब हो रहे हैं, जबकि लोकसभा और वाले इलेक्शन में राज्य डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद रखेंगे। 2 चरण में होंगे। चलिए, फिर एक उच्च स्तरीय वन नेशन ONEC मतलब वन नेशन वन इलेक्शन 8 सदस्यीय समिति है। महत्वपूर्ण बात, टोटल 8 सदस्य हैं। किसकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। गठन कब हुआ था? 2023 में हुआ था। अध्यक्ष आपने पूरे देख लिए। सदस्य कौन कौन है इसके, ये भी एक बार देख लो। 8 केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गुलाम नबी आजाद हैं। वित्त आयोग के NK सिंह हैं। लोकसभा के महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, बड़े राइटर हैं, तमाम इनकी किताब हम लोग पढ़ते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, बड़े अधिवक्ता हैं। संजय कोठारी, पूर्व सतर्कता आयोग CBC, है ना। अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य। टोटल 8 सदस्य हैं। मैं अध्यक्ष के, अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। ये फैक्ट भी जरूर याद रखोगे। सचिव नितेन चंद्र सचिव, भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। संभवतः जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें यह रिपोर्ट आ जाएगी। अब देखो, पूरी घटना आपने पढ़ी, हर घटना के बाद ऐसे ही सवाल कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। पूरी घटना आपने पढ़ी। अब पूरी घटना पढ़ने के बाद अब मैं आपको अगर PDF लेके बैठा होता और मार ऐसे लाइनें करा रहा, तो कोई मतलब थोड़ी ना है। आपको घटना का रस निचोड़ के देना मेरा मेन उद्देश्य है ना, ताकि आप मतलब कम समय में कैसे प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हैं वो समझाना। पहली क्लास है इसलिए ये सब बकवास भी कर रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि आप सही चीजें देख रहे हो कि नहीं, है ना। अब मैं पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ने के बाद आपको प्रश्न बनाए हैं, तो इन सब अच्छी चीज मिलने में समय लगता है मेरे दोस्त, है ना। आपकी परीक्षा नजदीक होती तो मैं भी स्पीडली काम करता। आपकी परीक्षा थोड़ी टल गई है, तो इसलिए
इसलिए मैंने कहा क्यों ना अच्छा मटेरियल दिया जाए। तो घटना फटाफट पढ़ेंगे, घटना के बाद उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनेगा, और प्रश्न भी सारे मल्टी स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, है ना, मैक्सिमम मैंने प्रयास किया है। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर डेट पीसीएस पूछने का आदि है, महत्वपूर्ण बात है, 18 सितंबर को ही है, को एक राष्ट्र एक नेशन चुनाव को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल ठीक। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट, क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति है? नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति। आपको लगेगा रामनाथ कोविंद थे राष्ट्रपति की अध्यक्षता, नहीं, पूर्व राष्ट्रपति हैं वो, उनसे कोई मतलब नहीं है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली, मतलब स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। यह बात भी हमने देख ली कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, मतलब 1 और 3 सही है, मतलब विकल्प नंबर सी सही है। बताओ क्वेश्चन में आनंद आया कि नहीं? मजा आया तो लिख दो सर आनंद आ गया, है ना। कमेंट जरूर करना, वीडियो हालांकि प्रीमियर होगा, आप पूरा जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद जरूर कमेंट करके जाइएगा। और आप लोग अगर प्रोत्साहन, क्योंकि भाई सबको प्रोत्साहन की जरूरत होती है, आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक वीडियोस करेंगे, तभी मैं फिर आगे और इतनी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास तैयार करने में, मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण घटना, किताब साथ में लेके बैठेंगे लाभ होगा, क्योंकि आप वहां मार्क करते जाएंगे मेरे पढ़ाने के साथ साथ। पीएम आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी, आपसे यही पूछ लेगा, हाल ही में चर्चा में रही पीएम आशा योजना क्या है? देखो, 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक अम्ब्रेला स्कीम होती है, एक बड़ी स्कीम जिसके तहत छोटी छोटी अन्य तमाम स्कीमें आ जाएं। अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, है ना, ये है आय संरक्षण अभियान। चलिए, अन्नदाता आय ऐसे संरक्षण अभियान, आशा, ये है, ठीक है, को मंजूरी प्रदान की थी। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा। अब पीएम आशा कब की है? केंद्रीय बजट 2018 की है। महत्वपूर्ण बात, योजनाओं का ईयर पूछता है, यहीं से पूछा जाएगा। 2018 की घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के एमएसपी प्रदान करने पर आधारित है, कि भाई उनको एमएसपी दो। स्मरणीय तथ्य, 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्री, अब देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 18 सितंबर को हो रही है, उसी में महत्वपूर्ण एक्सेप्ट हो गए, तो 18 सितंबर दिमाग में रखना। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, पेपर में छपने योग्य सवाल है। आगे चलते हैं। पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 25-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपया व्यय होगा। योजनाओं की धनराशि भी आपसे पूछी जा सकती है, यद्यपि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखोगे पीएम आशा एक अम्ब्रेला योजना है, जिसके तहत क्या किया गया है? जिसके तहत उसको 2018 में अप्रूव किया गया था। आगे चलते हैं। पीएम आशा के निम्न शामिल होंगे, पीएसएस मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य घाटा, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाजार हस्तक्षेप योजना। पीएम आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जाएगा। जो प्याज आप 100 रुपया खाते हो, टमाटर 120 रुपया खाते हो, उनके भी मैकेनिज्म का इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, खबर पढ़ी सर, प्रश्न कहां है? ये रहा प्रश्न। ये सबसे बेहतरीन चीज मैंने सोचा आपको खबरों के साथ साथ प्रश्न भी पता चले कि प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्या क्या था खबर में, वो फैक्ट प्रश्नों के माध्यम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप कहेंगे तो मैं इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको अलग से दे दूंगा। निम्नलिखित कथनों में से आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए नहीं है, उन प्रश्नों की पीडीएफ अलग से दे दूंगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो ये तो ठीक है। चलिए, यह योजना किसानों को उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। भाई उनको फायदा मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, सब मिलेगा। कौन सा सही नहीं है? ना तो एक ना दो, मतलब दोनों सही है। ऐसे सवाल ही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप याद रखना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और ये जो है 2018 की योजना है पीएम आशा, आपसे उसकी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको भी याद रखना। चलिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये क्या है? पढ़ते हैं।
केंद्रीय बजट 24-25 मतलब इसी बार वाले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की। कौन कर रहा है? निर्मला आंटी कर रही, निर्मला सीतारमण कर रही हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इस बात की इसकी शुरुआत कर रही है ना। अब इसमें क्या क्या है देखो, इसके तहत जनजातीय बहुल गांव मतलब जो एसटी वाले गांव हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले गांव हैं और आकांक्षी जिलों है ना, ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। तो फिगर मोटा मोटा जरूर याद रखोगे, पीसीएस की आदत है फिगर पूछने की। 5 करोड़ परिवार, 63,000 गांव इस योजना से आच्छादित होंगे। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। पूछेगा किस साल के बजट में इसको अप्रूव किया गया है, तो जी इसी साल के बजट में किया गया है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यह भी 18 सितंबर है ना, 18 सितंबर को इसकी मंजूरी दे दी। इंट्रोड्यूस किसने किया था? बजट के दौरान निर्मला ताई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए, इस अभियान का कुल परिव्यय तो आपसे पूछेगा, योजना का बजट जरूर ध्यान रखा करिए है ना। 63,000 गांव और कुल 5 करोड़ आदिवासी परिवार, बजट कितना? 73,000 करोड़ रुपए, सॉरी लगभग 79,000 करोड़ रुपए मोटा मोटा याद रखोगे। ठीक है, चलिए इसमें केंद्रीय हिस्सा 56,000 करोड़ है और राज्यों का हिस्सा इतना है। अब दे दे केंद्रीय योजना है तो नहीं, मतलब राज्यों का भी इसमें हिस्सेदारी है। इस अभियान में 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, जनजाति बहुल गांव के इतने जिले, इतने ब्लॉक शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण बात होती है, 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिनको 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मतलब कुल मिलाके 80,000 करोड़ के बजट की कोई बड़ी योजना है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई। 17 मंत्रालय उसमें इंक्लूडेड हैं। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजना है, जनजातीय गांवों के लिए योजना है। तो 25 टोटल इसमें अम्ब्रेला योजना है। 25 छोटी छोटी योजनाएं होंगी जिनको 17 मंत्रालय टोटल कार्यान्वित करेंगे। फैक्ट टू बी रिमाइंड, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। भाई पर्यटन, सरकार कहेगी कि आदिवासी समुदायों को देखिए, वहां पर्यटन कीजिए। 1000 ऐसे लोगों से संपर्क करके उनके घर को विकसित कराएगी। लोग वहां जाएंगे, प्रकृति को देखेंगे, है ना। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना तथा जनजातीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अभी पहाड़ों पर चले जाओ तो वहां होम स्टे टाइप से बहुत चीजें होती हैं। मतलब आप जाओ, वही लोग आपको अपने घर में रखेंगे, खाना खिलाएंगे, इत्यादि इत्यादि, सब आसपास की चीजें बताएंगे। उसी तरीके का टूरिज्म जनजातियों के लिए भी डेवलप करना, ताकि लोग उन तक पहुंच सके और उनकी पहुंच लोगों तक हो सके और उनको भी जीविका का एक वैकल्पिक संसाधन मिल सके। सिर्फ वो पहाड़ी कंदमूल पे ना आधारित रहें, बाकी चीजें भी करें। ठीक है, इसका उद्देश्य ये सब हो गया। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 10.45 करोड़, याद रखना। और देश भर में लगभग 700 प्लस जनजातियां हैं। ये फैक्ट आपसे कहीं से भी किधर को भी टपका सकता है, इसको भी दिमाग में रखना। चलिए अब घटना हमने देख ली, घटना पे आधारित प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की है। बिल्कुल ठीक है, 24-25 का बजट था, हमने देखा है ना, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को कवरेज मिलेगा। ध्यान रखना, जिनको भी चुन रहे हैं उनके सभी जनजातीय, मैंने आपको मार्क कराया, उनके सभी जनजातीय उनको परिवारों को लाभ मिलेगा। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है लेकिन सही है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिनको कार्यान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। क्या नहीं, जिनका कार्यान्वयन मैंने आपको बताया बड़ी स्कीम है। 25 टोटल क्या कहते हैं कार्यक्रम है जिनको 17 मंत्रालय इंप्लीमेंट करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही तीसरा गलत हुआ, ये 3 अपने आप कट गए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलो अगला देखते हैं, बायो राइड योजना को मंजूरी। ये क्या है? चलिए,
ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद इसने जो है किया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है ना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन ये इसकी बात चल रही है, ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 चौथा संस्करण का आयोजन, ये आपसे पूछेगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन 12 से 14 सितंबर को नई दिल्ली में करा गया। बाकी राम कथा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, है ना। नाम से तो आपको क्लियर है ही है, बायो इंडिया मतलब कुछ जैविक से रिलेटेड कुछ होगा। याद रखोगे कहां आयोजन किया गया, आपके ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। स्मरणीय तथ्य क्या है, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को भी मंजूरी दे दी है। यह भी 18 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग बैठी थी, बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है। यह क्या है, बायो राइड का पूर्ण रूप क्या है, पूछा जा सकता है। बायो राइड, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। बायो राइड जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, अंग्रेजी में याद करो क्योंकि फुल फॉर्म अंग्रेजी में है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाएं, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास और औद्योगिक और उद्यमिता विकास। मतलब जैव जो बायोटेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जो आपके शरीर के विभिन्न जीन है ना, तमाम चीजें होती हैं, कोशिका वोशिका, उन पर जो अध्ययन किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी, और उनमें क्या रिसर्च हो सकती है ना, उसकी योजना। और उनमें जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, है ना, उनमें बाहर लोग बड़ी बड़ी लैब बनाएं, उनमें रिसर्च कराएं, ऐसा कुछ सिस्टम, ठीक है। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो बाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। एकीकृत योजना बायो राइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग से इतने के दौरान किया जाएगा। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी, बस कुछ नहीं। बायो राइड की फुल फॉर्म याद रखोगे। दूसरी याद रखोगे, ग्लोबल बायो राइड इंडिया सम्मेलन कहां हुआ, नई दिल्ली में। 2 महत्वपूर्ण बात इसमें पूरी हैं। चलिए देख लेते हैं सवाल। ग्लोबल बायो राइड के चौथे संस्करण का आयोजन 12 से 14 सितंबर को नई दिल्ली में किया गया। बताया था, यही फैक्ट आपसे पूछेगा। बहुत डीप में नहीं पूछते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य पता होना चाहिए। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता परिषद द्वारा किया जाता है। यह भी बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखोगे बायो राइड की, ठीक है। चलिए अब आ गई बायो E3 नीति को मंजूरी। बायो E3 क्या है, इसकी भी फुल फॉर्म, बायो राइड की भी फुल फॉर्म याद रखना। 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई। बायो E3 क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर, E3 मतलब इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था के लिए, बायोटेक्नोलॉजी एनवायरमेंट पर्यावरण के लिए, और बायोटेक्नोलॉजी रोजगार के लिए, ठीक है। बायो E3, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। 6 व्यापक फोकस क्षेत्र हैं इसके। जैव आधारित रसायन और एंजाइम बनाए। भाई मतलब एक तरह से हम एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं इस प्रकार की योजनाओं से। एनवायरनमेंट फ्रेंडली योजनाएं हैं, ठीक है। कार्यात्मक एवं खाद्य स्मार्ट प्रोटीन बनाना, सटीक बायो, इस पे ये सब बनाना, ठीक है, इनका मेन उद्देश्य है। जलवायु लचीली, ये सब 6 इसके घटक हैं। इस नीति के तहत बायो विनिर्माण, बायो AI हब और बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है, आपको क्या याद रखना है, बायो E3 की फुल फॉर्म, ये पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बायो E3 का रूप क्या है, 3 चीज, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए, पर्यावरण के लिए और रोजगार के लिए। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यही सही है। बायोलॉजिकल साइंस फॉर इन्वायरमेंटल इशू, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ नहीं है। क्या, बायोटेक्नोलॉजी फॉर E3 मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा है दूसरा सवाल कैसे बन सकता है। देखो कुछ घटनाओं के 2-2, 3-3 सवाल भी मैंने लगाए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का संबंध किससे है भाई, बायो E3 है क्या, ये तो बताओ। देखो, बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं, उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जैव इथेनॉल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना। मतलब
जो भी प्रमोटिंग द हाई परफॉर्मिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग की, उनको जो है बढ़ावा दें, जो पर्यावरण में सुधार कर रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, ये सब। ठीक, चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए फुल फॉर्म और उद्देश्य। देख लो कितने बेहतरीन सवाल बन गए। आगे चलते हैं। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, अगली महत्वपूर्ण घटना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था 15 फरवरी 2019। आपसे पूछ लेगा, महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, वंदे भारत पे बहुत फोकस है। पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली? 15 फरवरी 2019 को चली। कहां? नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, बनारसी रूट पर। तो ये याद रखना, पहली वंदे भारत, 5 साल से वंदे भारत चल रही है, अब तो बहुत ज्यादा उनकी संख्या हो गई है, तो ये याद रखना मोर देन 100। वंदे भारत की अधिकतम गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड बेंगलुरु के रेल परिसर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। 2024 में अश्विनी वैष्णव ने BEML ने बनाई है पहली वंदे भारत स्लीपर जो है ट्रेन। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। कब? 2024, 1 सितंबर 2024 को इसको रवाना किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसने बनाया है? BEML ने बनाया है। ठीक है, BEML ने बनाया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? 16 को गुजरात की पहली वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद से भुज के मध्य किया गया। भुज चर्चा में है, पूछा जा सकता है भी एक आगे स्मृति संग्रहालय भुज का हम पढ़ेंगे। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्निर्माण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया। उल्लेखनीय है कि मेट्रो प्रणालियों से काफी भिन्न है। शहरी मेट्रो आमतौर पर एक शहर के अंतर्गत ही चलती है, जबकि ये इंट्रा सिटी चलेगी। यह ट्रेन शहरी केंद्रों के आसपास को जोड़ेगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी, यात्रा का समय कम होगा, शहरों पे जो दबाव है वो भी कम होगा। जैसे दिल्ली से मेरठ के लिए ही एक रैपिड रेल चला दी है ना, 40-45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं, तो वो अच्छी चीज है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट कहां से रवाना की? बेंगलुरु से रवाना की। ठीक है, ये लिमिटेड को बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली, तो ये बेंगलुरु से रवाना की। देखो फैक्ट में यहां हाईलाइट करना भूल गया था, लेकिन सवाल के माध्यम से आपकी चीजें कवर अप होती चलेंगी। ठीक है, चलिए, तो बेंगलुरु से रवाना की। अगला देखते हैं, इसी पे दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री कौन सा सही नहीं है? हाँ या नहीं को जरूर ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत की पहली वंदे भारत का उद्घाटन किया क्या? नहीं। कहां किया था? गुजरात में किया था, है ना, गुजरात में किया था, तो ये गलत है। इस ट्रेन का पुनर्निर्माण आधिकारिक रूप से नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही। आपसे पूछा है गलत कौन सा है? सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगली घटना पे चलते हैं। स्पीड तो मुझे रखनी ही पड़ेगी, स्पीड नहीं रखूंगा तो काम कैसे चलेगा। चलो आगे चलते हैं। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम, ये क्या है, को स्वीकृति प्रदान की 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपया की परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। मतलब कि जलवायु का पहले से पता लगा लेंगे, क्या होने वाला है, क्या इत्यादि इत्यादि, ये सब। मिशन मौसम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? पहला सवाल, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मौसम की बात कौन करेगा? भाई पृथ्वी के मौसम की बात कर रहा हूं, भाई जहाज के मौसम की, सर पृथ्वी के मौसम की बात कर रही हूं, तो ये पृथ्वी मंत्रालय तो इसको इंप्लीमेंट करेगा, सिंपल है। चलो, 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। कौन? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। मंत्रालय याद रखोगे, मिशन मौसम का कौन है? मिशन मौसम का कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। भाई मौसम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें है ना, कृषि डिपेंड है, अर्थव्यवस्था डिपेंड है ना। आप देखते हो कि बारिश आने से पूरा यातायात तहस नहस हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो अगर पहले से हमें चीजों की जानकारी हो जाएगी, उस पर हम प्रॉपर R&D कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, तो हमें क्या लाभ होगा? उसमें जो भी यथासंभव कार्य हो सकते हैं उनको पहले से कर लेंगे। तो अच्छी योजना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय याद रखोगे।
मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। जो चीज महत्वपूर्ण है खुद टिक लगाऊंगा, उतना ही किताब पे टिक लगाना है, पूरी किताब नहीं चीत लेनी है। इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियों में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और एआई मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या है, कोई बात नहीं। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसरों, उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियां शामिल की जाएंगी। क्योंकि भाई मौसम हम कैसे ट्रेस करते हैं, मौसम ट्रेस करना कोई आम कंप्यूटर के बस की बात थोड़ी है। सुपर कंप्यूटर से डेटा वगैरह से ये सब कलेक्ट किया जाता है। यह मिशन मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। कौन सा सही नहीं है, सवाल आ गया भाई। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को 2 वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। महत्वपूर्ण फैक्ट मार्क कराया था, 2000 करोड़ रुपया बजट है, वो भी ध्यान रखोगे, फैक्ट सही है। इस मौसम का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और स्मार्ट जलवायु के भारत का निर्माण करना है, यह भी बात सही है। हर मौसम के लिए स्मार्ट पहले से तैयार हो जाना, इसका मतलब ये भी सही है। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जरूर याद रखना द्वारा कार्यान्वित किया गया है, यह भी सही है। 2 वर्ष वाली बात याद रखना, कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे सही हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं महत्वपूर्ण। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। सारे घटनाएं ऐसी करेंगे, घटनाओं पर आधारित सवाल करेंगे ताकि आपको घटना और घटनाओं के सवालों के माध्यम से फिर से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके वो रिवाइज होते चलें। यकीन मानना, आई दृष्टि सब पढ़ाते हैं, पीडीएफ लेके मार उस पर चीते रहते हैं, टाइम खराब, मतलब मैं क्या बोलूं, 4-4, 6-6 घंटे में राष्ट्रीय परिदृश्य दुनिया भरेगी जो है कार्यक्रम कराते हैं, बातें करेंगे, वो करेंगे, टाइम क्यों खराब करना है यार, जो भी इंपॉर्टेंट है वो कराओ ना। चलो खैर, वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय, अब देखो 2019 में ये एनसीएपी यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसने? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, इसमें जिसमें इंदौर हर साल प्रथम आता है, सूरत इंदौर का नाम नंबर 1 पर रहता है, वो किसने लॉन्च किया? 2019 में लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? पहली वंदे भारत भी 2019 में चली, रिकॉल करा रहा हूं। पीएम आशा 2018 की योजना है। आशा मतलब अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। चलो आगे चलते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में, मतलब 2024 तक PM10 और PM 2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करना है। आपसे कह दे 50% की कटौती करना है, बोले पगला गए हो क्या? 20-30% की कटौती करना है। एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। कितने? 130। ये फैक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। कब तक सुधार करेंगे? बोले जी 2024, 5 साल में सुधार की बात थी। कितना कम करोगे? PM 2.5 और PM10 को 20 से 30% कम करेंगे, है ना। कितने शहर लिए? बोले 130 शहर लिए। सब याद है मुझे, पूछ बेटे क्या पूछेगा। स्वच्छ जलवायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 130 शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए उनको जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भाई किसी की जनसंख्या 10 लाख है, किसी की जनसंख्या 2 लाख है, तो दोनों में समानता थोड़ी ना होगी, तो उसके आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कुल 130 शहर है, 3 श्रेणी में इनको विभाजित किया गया है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 47 शहर हैं, 43 शहर है 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले, और 40 शहर है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले। जो टोटल 130 चुने हैं, मतलब सबसे ज्यादा कौन से हैं? 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय, अब देखो मंत्रालय जरूर याद रखना, 2019 याद रखना, मंत्रालय याद रखना, कार्यक्रम का नाम याद रखना, PM 2.5 PM 210 याद रखना, 20 से 30% याद रखना, 130 शहर याद रखना। चलो, प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 3 मंत्रालय को जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है पुरस्कार देता है। साथ ही इन शहरों में इस कार्यक्रम के तहत की उपाधि से भी सम्मानित, नेशनल क्लीन एयर सिटी उपाधि दे दी भाई, मुखौटा सा पहना दिया, है ना। चलो बोले तुम ही हो। स्मरणीय तथ्य क्या है? जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ, अच्छा जयपुर में ये जो है
अवार्ड दिए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इनको भी चचा को याद रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये अवार्ड प्रदान किए। अब देख लो शहर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे कौन है? सूरत। बोले इतनी बढ़िया सूरत है, सूरत की कतई PM10 और 2.5 एकदम ओके है सर जी, हवा एकदम बढ़िया सी चल रही है, ऐसी सूरत है। मतलब सूरत बढ़िया है, हवा बढ़िया है, ऐसे याद रख लेना। फिर श्रेणी 2 में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है। इन 10 लाख प्लस में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आगरा है भाई, याद रखना, यूपी स्पेशल। और इसमें श्रेणी 2 में झांसी तीसरे नंबर पे है, और श्रेणी 3 में रायबरेली पहले नंबर पे है। पेपर में पूछा जा सकता है श्रेणी 3, क्योंकि यूपी पहले नंबर पे है, पूछा जाएगा, है ना। इसमें फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पे है, ये भी बढ़िया जो है। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? सूरत। अब आपसे सवाल कैसे आएगा? 10 लाख प्लस जनसंख्या में सूरत, 3 से 10 लाख में फिरोजाबाद, 3 लाख से बिलो में रायबरेली। ठीक, अच्छा लो, समग्र रैंक 3 आगरा की है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लखनऊ की, ये उत्तर प्रदेश के विशेष हो गए, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर श्रेणी 2 में कौन कौन है? तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वही महत्वपूर्ण है। सवाल देख लो भाई, सवाल महत्वपूर्ण है। 2 सवाल मास्टर बना के लाया, दोनों को देख लो, समझ लो। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाल ही में 7 सितंबर 2024 को जयपुर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। देखो जहां इतनी डिटेल दी होगी ना, वहां डेट गलत नहीं होती है प्राय, तो ये सही हो जाएगा। 2024 के परिणाम देख लो, 7 सितंबर, ठीक है। चलिए, तो इनकी घोषणा कर दी गई, जयपुर में करी गई है, याद रखना। श्रेणी 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शहर इंदौर, लखनऊ, सूरत। कैसी बात कर रहे हो सर जी? सूरत अभी तो आपने बताई थी, सूरत की हवा सी बढ़िया है, एकदम क्लीन क्लीन है, और लखनऊ तो उसमें था ही नहीं, ये तो गलत है। मौज ले रहे हो जी हमारी, मतलब ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पेपर में मिलेंगे, ये सवाल मैं आपको दे दूंगा, पूरी किताबिया से लगभग 500 सवाल बनाऊंगा, चिंता मत करो, सब पढ़ाऊंगा। 500 सवाल बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड, ठीक है। जो 50-50, 100 रुपए लेते हैं इन सवालों को कर देने के भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सवाल मिलेंगे। आराम से लो, आनंद करो, सॉल्व करो, क्लास देखो, ठीक। और मित्र मंडली के साथ साझा भी करते रहो। बोले ऐसे पढ़ी जाती है आई दृष्टि, ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहला स्थान प्रदान हुआ है? अब देखो, घुमा दिया सर, दिमाग घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? पहला स्थान किसको मिला है? सूरत को। लेकिन पूछा है 10 लाख से ज्यादा वाले में उत्तर प्रदेश का कौन सा पहला है? तो आगरा था, जो तीसरे नंबर पे था वो उत्तर प्रदेश का पहला था। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बेहतरीन सवाल है ना, मतलब स्टार वाला सवाल है। मास्टर की निगाह पड़ेगी किसी की तो बढ़िया सवाल रखेगा इसको, ठीक है। चलो, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। क्या नेचर बवाल है? देख लो। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने, देखो स्वच्छ भारत अभियान सबसे पहले चचा ने लॉन्च किया था, ठीक है। SBM स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था, प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रम। भाई हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा ना, वो अपने आप विश्व का सबसे बड़ा सा कार्यक्रम हो जाएगा। मतलब जनसंख्या इतनी है भाई, क्या करोगे, ठीक है। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच मुक्त ODF करने पर भी केंद्रित था। यह द्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में, मतलब पहले सड़कों की स्वच्छता से शुरू हुआ, फिर जो है टॉयलेट्स घर के पास हो, आपके घर में हो, उससे शुरू हुआ। अब यह अभियान संपूर्ण स्वच्छता में बदल चुका है, ठीक है। 2 सितंबर को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल, यानी नेचर है, जैसे जर्नल क्या होते हैं, कुछ बड़े संस्थान होते हैं जो मान्यता प्रदान करते हैं रिसर्च पेपर्स को, नई खोजों को, इन सबको। तो विश्व का काफी बड़ा जर्नल है नेचर, है ना। नेचर ने एक लेख में प्रकाशित हुआ है, एक लेख का शीर्षक था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। इन्होंने ये दिखाया इसमें कि शौचालय के निर्माण से कैसे शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी इससे। इस लेख में नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर को 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। इस अध्ययन के तहत शिशु और बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी कि स्वच्छ भारत मिशन का शिशु मृत्यु दर पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है।
इस अध्ययन में एक दशक 2011 से 2020 टाइम पीरियड ध्यान रखना कि अवधि में 35 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों के आंकड़े इकट्ठे किए गए। उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति हजार जीवित जन्म दर पर IMR मतलब वही मृत्यु दर और USMR पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालय की पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध स्थापित हुआ है। शौचालय बड़े हैं, मृत्यु दर कम हुई है। ठीक है, इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय की पहुंच में प्रत्येक 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर IMR औसत 0.9% तक कमी हो जाती है। मतलब 10% तो तुमने ज्यादा शौचालय बनाए और 9.9% मृत्यु दर कम हो गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी ने इस दृष्टि से इस अभियान को नहीं सोचा होगा। ठीक है, चलिए SBM के तहत 30% से अधिक शौचालय कवरेज करने वाले जिलों में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 5.3 और 6.8 की कमी दर्ज की गई है। समझ रहे हो, पहले 100 बच्चे मरते थे तो 95 मर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। SBM के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय के प्रावधान के लिए प्रतिवर्ष 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं की रक्षा करने में योगदान मिला है। इससे बेहतरीन इसका निष्कर्ष और क्या हो सकता है इस योजना का। ठीक है, आप देखो, नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी को स्वस्थ लाभ प्राप्त हो सकता है। मतलब भारत की ये योजना उन देशों के लिए जो अभी भी मध्यम रूप से जी रहे हैं, गरीब आबादी में जी रहे हैं, उनके लिए एक ब्लूप्रिंट साबित होगी कि आप इस तरीके से भी स्वच्छता जैसी बड़ी योजनाएं चलाकर, जो दिखने में आपको छोटी लग सकती हैं, लेकिन उनको चलाकर भी आप देश में शिशु मृत्यु दर कम कर सकते हो, देश की प्रगति अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकते हो। चलिए सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में 2 सितंबर को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल नेचर में प्रकाशित एक लेख में भारत के किस मिशन को मान्यता दी गई है? किस मिशन की तारीफ की गई है? SBM, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको पता ही नहीं होगा, खबर पड़ी ही नहीं होगी। महत्वपूर्ण इसमें यह है, बाकी सब बखान है। महत्वपूर्ण बात यही है, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर ने मान्यता दे दी। ठीक, चलो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, अगली घटना पे आ गए। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया गया। ये पूछा जा सकता है कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 दिवसीय अभियान है। टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। तो 15 दिवसीय अभियान है, टाइम पीरियड है, उसको ध्यान रखोगे क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत से पहले किया जाता है, हर साल किया जाता है। इस साल का टाइम पीरियड जरूर याद रखना। इस अभियान का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, याद रखना कौन? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया गया। ठीक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पेयजल स्वच्छता विभाग और आपका दूसरा मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय है 4S। 4S में क्या क्या? स्वभाव, मतलब स्वच्छता स्वभाव में होनी चाहिए, है ना। स्वच्छता, संस्कार और स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, मतलब स्वभाव में आपके स्वच्छता हो और आपके संस्कारों में स्वच्छता हो, है ना, मलिन रूप से ना पड़े रहें। ठीक, चलिए तो ये इसको याद रखेंगे 4S, स्वभाव स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, इसको याद रखोगे। सवाल देख लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 जिसका आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, डेट भाई याद रखना महत्वपूर्ण है। मैं इस बात की भी अंदेशा लगा सकता हूं कि इन कक्षाओं से ही आपको करंट अफेयर्स के सवाल मिलेंगे। मतलब आपको लग सकता है भारी सी बात, लेकिन इस स्तर तक आपको डीप एनालिसिस करके मैं चीजें दे रहा हूं, घटनाएं पढ़ा रहा हूं, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे मल्टी स्टेटमेंट सवाल करा रहा हूं, सिंगल स्टेटमेंट सवाल करा रहा हूं। इससे ज्यादा क्या लोगे? ऐसे निचुड़ जाएगा बिल्कुल करंट अफेयर्स, है ना। चलिए तक किया गया कि आपका काम केवल इतना है कि अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, तरीका पसंद आ रहा है, देखो इनोवेशन मार्केट में आना चाहिए, है ना। मतलब सेम वही तरीके से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। मैं अपनी कक्षाओं में प्रायः नए नए इनोवेशन करता रहता हूं, उसी इनोवेशन का एक ये परिणाम है। तो आपको अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो कृपया करके साझा जरूर किया कीजिए, क्योंकि इनोवेशन को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा वो और ज्यादा इनोवेटिव काम नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें प्लीज शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए का
केंद्रीय विषय है, क्या है केंद्रीय विषय, क्या था, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, 4S सवाल पूछे जाने योग्य। मंत्रालय दोनों याद रखोगे, अवसान शहरी कार्य मंत्रालय जिसका पेयजल स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय। चलिए 23वां विधि आयोग पेपर में छपने योग्य सवाल है, या मैं ये कहूं पेपर में रखा हुआ है। देख लो, भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ना किसी नियम ने कोई संसदीय नियम बना है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार इसका गठन किया गया। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को सिफारिशें देता है, ना कि इसकी रिपोर्ट बाध्यकारी है। वहीं एक ऐसा आयोग, परिसीमन आयोग, जिसकी रिपोर्ट सरकार पे माने वो कैसे ना लल्ला, ऐसा वाला सिस्टम है, मतलब माननी ही पड़ेंगी, बाध्यकारी है। दूसरा, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये फैक्ट भी आप महत्वपूर्ण है, याद रखना। स्मरणीय तथ्य क्या है, 2 सितंबर को आपसे पहली बात 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा। आपसे कह देगा राष्ट्रपति ने गठन किया, नहीं जी, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने गठन किया है। फैक्ट याद रखोगे, अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके गठन को मंजूरी प्रदान की है, लेकिन अधिसूचना जो है किसने जारी की है, न्याय मंत्रालय ने। कंफ्यूजिंग है दोनों बातें, दिमाग में रखना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 सालों के लिए, टाइम पीरियड भी पूछा जाएगा, अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। 23वें विधि आयोग में कौन कौन है, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। मतलब अध्यक्ष मतलब जो पूर्णकाल के लिए 3 साल के लिए वही अध्यक्ष रहेगा। पूर्णकालिक सदस्य मतलब 3 साल ये चाचा रहेंगे ही रहेंगे। सचिव जो विधि कार्य मंत्रालय का पदेन सचिव होगा, मान लो 2 साल बाद उसका रिटायरमेंट हो, कोई नया आ जाएगा तो वो हो जाएगा। सचिव विधायी विभाग का, ये भी पदेन सचिव के रूप में। और 5 अंशकालिक सदस्य मतलब पार्ट टाइम मेंबर, कि जब उनकी जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, नहीं तो अपने घर को जाओ। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। ज्ञातव्य है कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इस आयोग के अध्यक्ष थे, किसके, 22वें के। ठीक है, तो चलो, हाल ही में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। अब देखो कौन सा सही है, बिल्कुल सही है। इस आयोग का गठन 5 वर्षों, टाइम पीरियड याद रखोगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 3 साल के लिए इसका गठन किया गया है। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। संविधान में इसका कहीं चर्चा नहीं है। कौन कौन से सही है, 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए घटना और उस पर प्रश्न, इससे बढ़िया मटेरियल कहां मिलेगा। अगली घटना, किताब साथ में लेके बैठो, स्पीड भी परफेक्ट है, इतनी तेजी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। डिजिटल कृषि मिशन, भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों की साझेदारी के अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, देखो ये क्या है, 2024-25 में याद रखना बजट में निर्मला ताई ने घोषणा की है। क्या है, पूरे कृषि डेटा को डिजिटलाइज करना। बहुत सारे इसके घटक हैं, इसको आराम से समझ लीजिए, हो सकता है एक सवाल इस पे बन जाए। इस पहल द्वारा किसानों और उनकी भूमियों को आच्छादित किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ की फसल का डिजिटल सर्वे कराया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि की रजिस्ट्रियों को भी अद्यतन करना है। मतलब पूरे कृषि रिकॉर्ड को क्या कर देना, डिजिटलाइज कर देना, क्योंकि कृषि भूमियों से संबंधित विवादों के कारण तमाम दिक्कतें होती हैं, है ना, उनकी योजनाएं लागू करने में तमाम समस्या रहती है। लेकिन डिजिटलीकृत एक बार हो जाएंगे, यद्यपि सरकार कार्यान्वयन अच्छे से करे, संसाधन प्रोवाइड कराए जो उसकी कार्यान्वयन लोग हैं, मशीनरी है उनको, ताकि इसको अच्छे से किया जा सके। 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय केंद्र का हिस्सा 2800 करोड़ रुपए टोटल होंगे। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है, डिजिटलीकृत बेसिकली करना। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थान पर बिखरे हुए हैं, मतलब कोई डेटा, एक बिग डेटा नहीं है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है। कोई डाटाबेस का अलग अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जाएगी, मतलब बिग डाटा कृषि के लिए क्रिएट करना है। ये सब इसमें से महत्वपूर्ण है। ठीक, डिजिटल कृषि मिशन के महत्वपूर्ण स्तंभ। डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें विभिन्न डिजिटल कृषि पहल शामिल हैं। ये हैं एक एग्रीस्टैक और कृषि निर्माण सहायता प्रणाली, है ना। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइलिंग भी कराएंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है। उपयुक्त तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं किसान, मतलब ये तीन है, एग्रीस्टैक, कृषि निर्माण सहायता, कृषि निर्णय सहायता और मृदा प्रोफाइलिंग। एग्रीस्टैक क्या है? एग्रीस्टैक किसानों की पहचान, मतलब इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में विकसित किया जाएगा, मतलब किसान की पूरी आईडी, उसी पे उसका पूरा डेटा। सोचो ना, इतना बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। जैसे मैं हूं, मेरी खेती कहीं भी है, एक ही जगह से क्लियर, मैंने उसमें क्या क्या बो रखा है एक ही जगह पता चल रहा हो, तो अगर कोई फसल का नुकसान भी होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे मुआवजा मिल जाएगा। सरकार मेरे लिए योजना ले आएगी, सरकार के पास बिग डेटा होगा, उसको पता होगा वास्तविक रूप से कौन सी फसल कितनी हुई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक जो है योजना है। एग्रीस्टैक में 3 प्रमुख घटक है, किसान की रजिस्ट्री और ये सब वो गांव के नक्शे, बोई गई फसल की रजिस्ट्री क्या क्या है कि इसमें जो है एग्रीस्टैक के तहत शुरुआत की गई। आधार कार्ड की तरह किसानों का एक किसान आईडी होगा जो उनके लिए विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगा। किसान आईडी का सृजन रखरखाव राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश करेंगी। यह किसान आईडी भूमि अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल, प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान, मतलब सारा डेटा। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो 5 दिन पुराना पर्चा होता है ना, बोले अच्छा कौन कौन सी गोली दी, फलाना ढिमाका, ये वो, ऐसे ही पूरा डेटा कृषि का गवर्नमेंट रखने की तैयारी कर रही है। किसान आईडीज के निर्माण में डिजिटल फसलों के परीक्षण कराने के लिए 6 राज्यों में प्रायोगिक चीजें संचालित की गई हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, 6 राज्यों के प्रायोगिक परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद है एक, और दूसरा एक और है, नहीं, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद ही याद रखना। देखो अब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, वित्त वर्ष 24-25 में 6 करोड़ लोग, 25-26 में 3 करोड़ और 26-27 में 2 करोड़ किसानों के आईडीओ का निर्माण करा जाएगा। 24-25 में 6 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा, जो एक ही होगा, सारे स्टेट के पटवारी उसी से सर्वेक्षण कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें 24-25 में 400 जिले और 25-26 में सभी जिलों को आच्छादित किया गया है। याद रखना, ये जो डेटा है ये जरूर याद रखना। इस साल 6 करोड़, अगले साल 3 करोड़, अगले साल 2 करोड़, 400 जिले इस साल, अगली साल सारे जिले, ठीक। चलो, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली क्या है? यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों पर अतिदूर संवेदन तकनीक आधारित जानकारी एकत्रित करके एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसके आधार पर हम ये बता पाएंगे कि फलाने क्षेत्र में इस चीज की फसल बढ़िया हो रही है, मौसम बादल गरज रहे, 4 बूंदें पड़ेंगी तो इस हिसाब से कार्यक्रम कर लो, ये है ना। मृदा प्रोफाइलिंग क्या है? इसका मिशन देश के लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि जो है के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्र तैयार करना है। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल का सर्वेक्षण वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए हैं। यह कृषि का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। मृदा की प्रोफाइलिंग हो जाएगी, कहां कौन कौन सी मृदा है, उस हिसाब से उस क्षेत्र में उसी तरीके की योजनाएं भी सरकार लॉन्च कर सकेगी। मतलब जो पूरा ये मिशन है, डिजिटल कृषि मिशन है, इसका उद्देश्य कृषि के लिए एक बिग डेटा क्रिएट करना है ताकि उनका योजनात्मक जो है कार्यान्वयन उचित प्रकार से किया जा सके, ठीक। सवाल देख लो भाई, इस पे कौन सा सही नहीं है, इस बात को जरूर याद रखना। ये जरूर परेशान करता है, 2-4 सवाल गलत कराता है। हमेशा आप मार्क कर लो ऊपर, फिर स्टेटमेंट का सही गलत निशान लगा लो, सवाल के हिसाब से आंसर दे दो। सबसे सही तरीका यही है। मार्क कर लिया, अब मैं स्टेटमेंट पढ़ना हूं। हाल ही में 2 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है, जिसे केंद्र सरकार राज्यों की साझेदारी से अगले 3 वर्षों में लागू करेगी। तो क्या है, ये भी सही है, ये याद रखना। अगले 3 वर्ष भाई हमने देखे थे, इस साल 6 करोड़ किसान, अगली साल 3 करोड़ किसान, उसके अगली साल 2 करोड़ किसान, 3 वर्षों में लागू करेगी। अब हमने ये देख लिया दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ना तो एक सही नहीं है ना 2 सही नहीं है। आराम से आंसर लगा दो कि गलती की संभावना कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अगली महत्वपूर्ण घटना, भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। देखो सेमीकंडक्टर बहुत सारी चीजों में काम में आता है। मोदी जी बार बार कहते रहते हैं सेमीकंडक्टर चिप बनाओ, है ना, ये करो वो करो, बहुत चीजों में काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग जितना भी है उसमें सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है, और अभी चाइना पूरा कब्जा करके बैठा है। तो हम जो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। 2021 में सरकार ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया था, मंजूरी प्रदान की थी। यह देश में अर्धचालकों और डिस्प्ले परितंत्र के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम था। 76,000 करोड़ रुपया खर्च
किए थे इस कार्यक्रम के तहत अर्धचालकों और इन सबको जो है विश्व स्तर पर हमने बनाया था। फिर अर्धचालकों और डिस्प्ले परिसंचरण के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। करने दो, हमारे पेपर से जितना मतलब है हमें उतना ध्यान रखना है, ठीक। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग ये है। यह मिशन सेमीकन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी है। कोई बात नहीं, स्मरणीय तथ्य पे ध्यान दो। 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। यह अर्धचालक इकाई कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड है ना, केयंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इसका उत्पाद क्या है? 60 लाख चिप्स प्रतिदिन। समझ रहे हो? अरे वो वाले चिप्स नहीं अंकल, चिप्स नहीं, ये सेमीकंडक्टर वाली चिप्स। इन इकाई में उत्पादित चिप्स का औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि क्षेत्रों में अनुप्रयोग किया जाएगा। इसके पूर्व जून 2023 में केंद्र सरकार ने सानंद गुजरात में ही अर्धचालक इकाई की स्थापना की थी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 2024 में 3 और इकाइयां बनाई जाएंगी। धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर जो है वो बनेगी, है ना। अब जो है इनसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। असम में अर्धचालक इकाई बनाई जाएगी, तो आपसे ही पूछेगा कहां कहां बनाई जा सकती है। साणंद वाली याद रखोगे, गुजरात में, ठीक है। ये सब बनेंगी। भारत अमेरिका साझेदारी, अब इससे संबंधित भारत ने सेमीकंडक्टर योजनाओं या सेमीकंडक्टर्स को प्रमोट करने से लेके अमेरिका के साथ भी साझेदारी की है। 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, देखो किसके तहत है? भारत सरकार के इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित है ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो इस साझेदारी का उद्देश्य है आपका इसके कोष को बढ़ाना। उल्लेखनीय है कि ITSI कोष अमेरिका 2022 तक के तहत, तो अमेरिका के साथ हमने इसमें साझेदारी कर ली है। चलिए सवाल देखते हैं, 2 सवाल हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जैसे ही नहीं आया मैंने, अब आप सर वहां पे हम हाइलाइटर कहां से लाएंगे? भाई पेन से गोला कर लो कतई, मतलब अब क्या बोलूं, पापड़ टाइप के आदमी हो क्या। केंद्र सरकार ने गुजरात के साणंद में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है, अभी पढ़ के आए हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर यह अर्धचालक इकाई माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित की जाएगी। भाई साणंद वाली माइक्रोन टेक्नोलॉजी की नहीं थी, साणंद वाली किसकी थी? अभी देख लेते हैं, 1 मिनट, उसका नाम कुछ अलग था। साणंद वाली ये रेनसोन इकाई कॉरपोरेशन जापान द्वारा जो है स्थापित की जाएगी, है ना। यद्यपि ऐसा ये थोड़ा टफ है, ऐसा सवाल नहीं बनेगा, ऐसे सवाल ही लोग छोड़ के आते हैं, दूसरा गलत हो जाएगा। भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 जो है उनको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, ये सही है, ठीक है। 1 साणंद में पहले बन गई, 4 अभी बन रही है, 5 बन चुकी हैं, 1 और 3 सही है। क्या सही नहीं है? केवल 3 सही, केवल 2 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थोड़ा टफ सवाल है। हाल ही में किस देश ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये याद रखोगे, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय से संचालित है ना? इलेक्ट्रॉनिक, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब देखो खुद सोचो, सेमीकंडक्टर मिशन है तो क्या उसे ताऊ मंत्रालय संचालित करेगा? क्या गंगा स्वच्छता मंत्रालय संचालित करेगा? क्या जल शक्ति मंत्रालय करेगा? क्या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक और जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित करेगा। कॉमन सेंस से भी किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो अमेरिका दीदी के साथ, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो भाई, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया ध्वज और अपना नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है ना। राष्ट्रपति महोदया ने इसको लॉन्च किया है, तो यह महत्वपूर्ण घटना है, यहां से कई सवाल बनेंगे। देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 124 इसको नहीं भूलना है, संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है ना। तो याद कैसे रखोगे? सुप्रीम कोर्ट मतलब फुल क्रीम दूध लाते हो ना, फुल क्रीम, और पहले फुल क्रीम दूध का 1 पैकेट 24 रुपए का आता था। मतलब फुल क्रीम मतलब सुप्रीम, और 124 मतलब उसका आर्टिकल। हो गया याद? चलो
याद सब चीज होगी भाई। उल्लिखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया। 28 जनवरी को उद्घाटन हुआ। दोनों सवाल यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय बना कब? 26 जनवरी 1950। और उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950। दोनों सवाल पूछे गए हैं। तीसरा सवाल अनुच्छेद 124, ये भी पूछा गया है। ठीक, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल एच.जे. कानिया थे, ये भी पूछा गया है। काइया आदमी थे। काइया आदमी हमारे यहाँ कहते हैं थोड़ा सा कानूनची जो आदमी होता है ना, तेज तर्रार वाला, तो ये भी कानिया थे। तो बोले तुम ही बन जाओ सुप्रीम कोर्ट के जज। चाचा टेंशन मत लो कतई। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब अपने उद्घाटन के 75वें साल अपना हीरक जयंती वर्ष की शुरुआत की है। मतलब 74 पूरे हो गए, 75वां शुरू हो गया है। हीरक डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की है। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय पर 75 साल का हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य, द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने जो है इसका अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का रंग गहरा नीला है। ये सब फैक्ट याद रखना। ठीक, इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इसी से निकला हूं भाई सब में। ठीक, चलो, इस ध्वज में न्यायपालिका के भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक के चक्र को भी स्थान दिया गया। तीन चीज हो गई, संविधान खुला हुआ, न्यायालय का भवन, अशोक का चक्र। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त में घेरा गया है, जिसके निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जया लिखा गया है। अर्थात जहां धर्म है वहीं जीत है ना, ये लिखा हुआ है। यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहीं जीत है। कहां लिखा हुआ है? सर्किल के नीचे जो टैग लाइन होती है, दैनिक जागरण, जो सच का, ऐसे ही करके लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहीं जीत है। इस धर्म का मतलब हो गया कि आप आचरण एकदम ओके स्वरूप में कर रहे हो, है ना। धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनका परिपालन करते हुए आप जो है आचरण कर रहे हो। तो यथा धर्मस्ततो जया मतलब जहां धर्म है वहीं जीत होगी। धर्म मतलब सत्य, धर्म मतलब उचित प्रक्रिया जहां है वहीं। चलिए, इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के 75 साल का सिक्का और डाक स्मारक टिकट भी जारी हो गया है ना। 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यह भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया अभी सितंबर में ही। ठीक, इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किए। ठीक, सवाल देखो भाई, असली मजा तो यहां है। हाल ही में 31 अगस्त से 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, पूछा जा सकता है दोस्त ये, है ना, आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। 2 बड़े वो खोले हैं दिल्ली में, क्या कहते हैं, कन्वोकेशन हॉल टाइप से 2 बड़े खोले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है सही कूट चुनिए। हमें तो कूटने से मतलब है, हमने कूट दिया ऑप्शन नंबर सी। चलो, बाड़वन पत्तन का विकास, ये क्या है जी? बाड़वन पत्तन, इसको भी देख लो। वर्तमान में भारत में कुल 12 महापत्तन हैं। ठीक, जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महारत्न प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित है। कितने पत्तन हैं? बड़े 12 महापत्तन। मेजर पत्तन मतलब पोर्ट्स, अरे यार बंदरगाह। ठीक, चलो, यद्यपि भारत वर्तमान में स्थित पत्तन सुदृढ़ ग्राहक आधार, बुनियादी ढांचा, संरचना आदि सुविधाओं से लैस हैं। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम और बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण उनका परिचालन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं हो पाई है कि जितना है उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक, चलो, कंटेनर पोतों को लगातार बढ़ रहे आकार के कारण जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई आदि पर संकुलन पहले से ही बढ़ गया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में पश्चिमी तट पर गहरे पत्तनों का विकास अत्यंत आवश्यक हो गया है। मुंबई पोर्ट का सपोर्टिंग पोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, इसी के सपोर्ट में एक और बना दिया, कौन सा? बाड़वन पत्तन। ठीक है, 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है, मतलब शुरुआत की है। महाराष्ट्र के, याद रखना कहां है यही पूछेगा, पालघर जिले के डहाणू नगर में। ये नहीं पूछेगा, राज्य पूछ सकता है। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून को इसको स्वीकृति प्रदान की थी। लागत कितनी है? 76,220 करोड़। इस परियोजना का निर्माण बाड़वन प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह भारत के सबसे गहरे जलपत्तनों में से एक होगा। याद रखना, गहरा मतलब उसमें बड़े, भाई जितना जहाज बड़ा होगा तो उसमें गहराई में भी तो डूब के चलेगा ना, उस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है,
चलिए, ज्ञातव्य है कि बीपीपीएल, जेएनपीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और ये सब द्वारा गठित एक विशेष प्रायोजन वाहन है जिसमें उनकी हिस्सेदारी 74-26% है। कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पशुपन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में होगा। यह पत्तन पारगमन समय और लागत को कम करेगा। यह पत्तन बड़े कंटेनरों और विशाल मालवाहक जहाजों को आसानी से अपने अंदर बुला लेगा कि आजा दीदी आजा। ठीक, इस प्रकार यह पत्तन एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार जो है बन जाएगा। बाणवन पत्तन 2035 में 15 मिलियन ट्यूस कंटेनर क्षमता जोड़ेगा, जो कि 2040 तक इतने मिलियन की हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब लंबे लॉन्ग टर्म के ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाणवन पत्तन के निकट कौन से पत्तन है और किस राज्य में है। तो नेहरू पोर्ट जो है वो है और आपका मुंबई है, और ये स्वयं किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। 12 महत्वपूर्ण पत्तन ये आपसे पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं पेपर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता में है, पारादीप आपके ओडिशा में पड़ता है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है ना। चलो, कामराजगार तमिलनाडु पड़ता है, चेन्नई आपको पता है, बीओ चिदम्बनार तुत्तीकुडी में पड़ता है, नाम भी एक से है चिदम्बरार और तुत्तीकुडी। दीनदयाल पत्तन गुजरात में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, मुरगांव गोवा में पड़ता है, गांव गोवा। नवमंगलूर कर्नाटक में पड़ता है, कोचीन कोची केरल में पड़ता है। तो 12 मेजर पोर्ट हैं और 52 नया पोर्ट है। हाल ही में 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाणवन पत्तन का शिलान्यास किया। यह किस राज्य में है, बताओ कहां है। सर अभी तो आपने बताया था महाराष्ट्र में है। इसमें क्या है, यही सवाल पेपर में छपेगा, मतलब पेपर में टपका हुआ रखा हुआ है। बाणवन पत्तन किस राज्य में हाल ही में चर्चा में रहा। बाणवन पत्तन या हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाणवन पत्तन का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, महाराष्ट्र। ठीक, चलो अगली महत्वपूर्ण घटना है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये क्या है, 4 जून 2024 को, मतलब कंटेनर किस पोर्ट पे ज्यादा रखे जा सकते हैं इत्यादि इत्यादि ये सब है। ठीक, चलो, तो इसमें चाइना जो है नंबर 1 पे रहता है, जो है इसको जारी किया गया सूचकांक में 4था संस्करण है। इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक, ये ध्यान रखना, ये सूचकांक कौन जारी कर रहा है, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। तो पोर्ट इंडेक्स है, वर्ल्ड बैंक इसका डेटा जारी कर रहा है और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस यह सूचकांक के तहत कंटेनर पोतों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन करता है कि कितनी देर पोर्ट जो है पत्तन पे रुक रहा है। इस सूचकांक के अनुसार 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई पत्तनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यानी साउथ ईस्ट वाले जो पोर्ट हैं वो। इस सूचकांक में शीर्ष 20 स्थानों में 13 स्थानों पर इसी एरिया के पत्तन शामिल थे। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन को यांगशांग पत्तन प्रथम स्थान पर रहा, है ना, क्योंकि चाइना बड़ा जो है प्रोड्यूसर है चीजों का, बड़े लेवल पे चीजों का उत्पादन कर रहा है, तो उसके पोर्ट पे तो काम ज्यादा होगा ही। ठीक है, इस सूचकांक में इतिहास में पहली बार विश्व के 100 पत्तन में भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया। सवाल बनेगा यहीं से। वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में विशाखापत्तनम 19वें स्थान पर रहा। तो हाईएस्ट नंबर पे कौन है, विशाखापत्तनम। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 2022 के सूचकांक में यह पत्तन 115वें नंबर पर था। अब जो है हमने यहाँ पे इंप्रूव चीजें कर ली। कौन कौन से हैं, तो ये पत्तन देख लो कहां कहां है, खाली विशाखापत्तनम याद रखना। सवाल क्योंकि पूछा विशाखापत्तनम कहां है, आंध्र प्रदेश। मुंद्रा पत्तन ये पूछा जाएगा, गुजरात, क्योंकि ये पहला जो है प्राइवेट पोर्ट शायद है। पीपा पाव पत्तन ये भी गुजरात में है। कामजार हमने पीछे भी देखा तमिलनाडु। कोचीन पीछे भी देखा, कोची केरल में। हजीरा गुजरात में। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में। चेन्नई पीछे देखा था तमिलनाडु। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र। तो ये सवाल भी क्योंकि 2 पत्तन वाली चीजें हमने पढ़ ली, सवाल पूछा जाएगा। 52 पत्तन नया बन रहा है कहां, महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए सवाल देखते हैं। हाल ही में कंटेनर परफॉर्म, कौन सा सही है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का 4था संस्करण जारी किया गया। ठीक है, हमने देखा था 4था संस्करण है 2023 वाला। इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक, बिल्कुल ठीक है, और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया जाता है। मार्क जहां करा रहा हूं ना, वही फैक्ट यहां छिपे हुए हैं, उन्हीं से सवाल पेपर में बनेगा। ठीक, चलो 2023 में विश्व के शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन को 19वां स्थान मिला है क्या, नहीं, विशाखापत्तनम पोर्ट को मिला है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही कौन से हो जाएंगे, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए आपको गोला काला कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी, ये क्या बला है।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है ना। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरे बनाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है, जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नए शहरों का इस तरीके से डेवलप करना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से हेल्प करे, वहां मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प करे। ठीक है, इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने इसके अंग के रूप में 4 चरणों और 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। 11 औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में 32 परियोजनाएं शामिल हैं। 32 परियोजनाओं में पहले 4 ग्रीनफील्ड और ये सब हैं। ठीक, स्मरणीय तथ्य क्या क्या हैं? इसके तहत NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश के भी हैं, याद रखोगे। 28,602 करोड़ का अनुमानित लक्ष्य है। 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे। इनमें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित होंगे। मतलब शहर हैं और गलियारे जो प्रॉपर बनते हैं, यहां से वहां तक पूरा औद्योगिक गलियारा बना दिया और फिर एक शहर बन रहा है, वो अलग चीज है, 2 अलग अलग चीजें हैं। उल्लेखनीय है कि 12 नए औद्योगिक शहरों में से 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है ना। क्यों? क्योंकि हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी, उनकी घोषणा नहीं की गई। यानी एक शहर या तो जम्मू कश्मीर में होगा या फिर हरियाणा में होगा। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट प्रायोरिटी उसके हरियाणा में होने की है। याद रखोगे उत्तर प्रदेश और वो वाले, मतलब एक तो आगरा है उत्तर प्रदेश में, आपसे पूछेगा। हाल ही में NICDP, नेशनल क्या फुल फॉर्म थी? ये है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से 2 नगरों को नियोजित करने की योजना बनाई गई है? तो 2 नगर कौन से हैं? आगरा और प्रयागराज। ठीक है, NICDP 4 विकसित ग्रीनफील्ड उद्योग क्षेत्र, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र है, औरंगाबाद है ना, फिर ग्रेटर नोएडा में यूपी में, ये 4 विशेष क्षेत्र जो हैं, और एक MP में है। ठीक, फिर ये 12-11 गलियारे हैं, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये कोई इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, कहां तक याद रखोगे। चलिए अब देखो कौन सा सही नहीं है, गोला काला करा। अब यहां देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। 12 नए शहरों को दी है, ना कि 10। पहला फैक्ट ये याद रखने योग्य है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ये औद्योगिक शहर 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया जाएगा। तो ये कितने राज्यों में है? ये टोटल 11 शहरों के नामों की घोषणा की और कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है, 2 शायद MP में है, तो 10 राज्यों में होंगे। ये सही है। कौन सा सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगली घटना, चलो, एकीकृत पेंशन योजना UPS, खूब बवाल सरकार से कर्मचारियों का चल रहा है, NPS वर्सेस UPS या NPS, UPS और OPS। अभी आप लोग सेवा में आ जाएंगे तो आप भी इस भीड़ में शामिल हो जाएंगे। ठीक, चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से, मतलब ऐसे मान के चलो कि सवाल यहां से बनने की लगभग 99% संभावना है। ठीक, चलो, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस नई योजना को केंद्र सरकार की, तो एक तो इसकी फुल फॉर्म एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, चलिए, लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना NPS के तहत लाभार्थी हैं, वो UPS स्विच कर सकेंगे। राज्यों को अपने कर्मचारियों को UPS ढांचे के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया गया है। मतलब सेंट्रल ने लॉन्च कर दी, राज्य चाहें तो कर दो, तुम्हारी इच्छा है ना। चलिए, 25 अगस्त 2024 को सभी कर्मचारियों को सुबह ये प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा, तुम्हें लगेगा हे यूपी होगा, अपना यूपी नहीं है भाई, महाराष्ट्र है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान की थी। 1 अप्रैल 2025 से योजना प्रभावी होगी। महत्वपूर्ण डेट, योजना प्रभावी कब से होगी? 1 अप्रैल 2025 से।
योजना की मुख्य विशेषताएं, सुनिश्चित पेंशन, कर्मचारी 12 महीने के 50% जो उसका बेसिक है वो उसको पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, है ना। लेकिन मिनिमम 25 साल की सेवा होनी चाहिए ये 50% पेंशन पाने के लिए, ठीक। अभी तक ऐसा ओपीएस में नहीं होता था। 25 वर्ष से कम सेवा की अवधि के लिए उतनी पेंशन 50% की जगह कम कर दी जाएगी। लेकिन अगर कम से कम 10 साल आपने सेवा करी है तब भी आपको 10,000 रुपए महीना एक मुश्त पेंशन मिलेगी। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। किसी कर्मचारी उसके परिवार कोई डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो 60% पेंशन उसके परिवार को मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, तो 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 रुपया पेंशन की गारंटी है। सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक स्कीम और ये सब है। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी मतलब एक मुश्त जो लाभ मिलता है वो भी मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यूपीएस के लिए 10% प्रति माह तो हमें अपनी सैलरी में से देना पड़ेगा, मतलब जो कर्मचारी हैं उनको देना पड़ेगा, और 18.5% योगदान सरकार करेगी, ठीक है। उसी से बाद में आपको पेंशन वेंशन इत्यादि मिलेगी। जबकि एनपीएस में ये क्या है, एनपीएस में 10 और 14% है, और ओपीएस में क्या है, ओपीएस में कर्मचारी से कुछ नहीं लिया जाता है, सरकार ही देती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं इसका। बेहतरीन सा बढ़िया सा सवाल, कौन सही नहीं है। सवालों के माध्यम से घटना की महत्वपूर्णता हमें पता चल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी प्रदान की है। बिल्कुल ठीक है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 में, फिर कह रहा हूं डेट बहुत महत्वपूर्ण है, सही है। न्यूनतम 25 वर्ष तक की सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को ही यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे। तो क्या हो जाएगा, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की। स्टेटमेंट एक तो सही है भाई, प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की वृद्धावस्था के लिए ये जो है एकीकृत पेंशन को मंजूरी प्रदान कर दी। अच्छा, केंद्र सरकार ने प्रदान की है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना, कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जगह सीधे सरकार ने योग प्रदान की है। ये इससे प्रभावी होगी, 25 वर्षों की सेवा के बाद पेंशन के पात्र होंगे, ठीक है, ये भी सही है। तो 25, न्यूनतम तो 10 साल है। इसमें स्टेटमेंट 3 भी गलत होगा, 2 और 3 इसमें गलत होंगे, क्योंकि न्यूनतम 10 साल मानो, स्टेटमेंट इस तरीके से होगा। अब ऐसे ही विवादित प्रश्न बन जाते हैं, न्यूनतम 10 वर्ष है लेकिन अगर ये ऐसे होता 50% पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम 25 साल सेवा करनी पड़ेगी, तो स्टेटमेंट सही होता, ठीक। चलो आगे चलते हैं। एनपीएस वात्सल्य, अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना, अवयस्क बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। देखो कैसे, निर्मला सीतारमण ताई ने 24-25 के बजट में अवयस्क बच्चों को एक नई पेंशन, वात्सल्य पेंशन, तो आपसे पूछ सकता है वात्सल्य पेंशन किन के लिए है, अवयस्क बच्चों के लिए है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है। अब मतलब हम पहले देंगे, बाद में हमें मिलेगा। 18 वर्ष के कम की आयु के अवयस्क नागरिक इस योजना के पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं, जितना चाहे उतना पैसा दे दो। मम्मी पापा या तुम्हारे जो भी संरक्षक हैं वो खोल लेंगे, ठीक है। बच्चों के वयस्क होने पर उनको एक एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा, वो खुद से चला लें। 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च कर दिया है, मतलब अभी हुआ है ये भी लॉन्च, ठीक है। चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 24-25 के बजट में एक नई योजना की घोषणा करी गई, एंड वात्सल्य, और किससे रिलेटेड है वात्सल्य, ये है माइनर को पेंशन देना। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र हो सकेंगे, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, ना तो एक ना दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, मतलब दोनों सही हैं, ठीक। चलो, NIRF इंडिया रैंकिंग, ये क्या है, केंद्रीय, ये बढ़िया रैंकिंग सरकार जारी करती है ना, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऐसा कुछ है। अलग अलग क्षेत्र के विश्वविद्यालय या विद्यालय जो भी जिसमें बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से भाई हम अपने आप को कब सुधारेंगे, जब हमें पुरस्कार मिले, प्रोत्साहन मिले किसी काम का, तो रैंकिंग से प्रोत्साहन मिलता है, सरकार की एक अच्छी पहल है। शिक्षा मंत्रालय जो है इसको जारी करता है, 2015 से शुरुआत हुई है इसकी NIRF रैंकिंग की, ठीक है। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ज्ञातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण 2016 में जारी हुआ था, 15 से शुरू हुआ, 16 में पहला संस्करण आया, मतलब ये 8वां होगा। 12 अगस्त 2024 को धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत
NIRF रैंकिंग जारी किया। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग तो किसकी है? प्राइमरी स्कूल की रैंकिंग नहीं है, उच्च शिक्षा संस्थानों की है। यह रैंकिंग दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। यह इसका 9वां संस्करण है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। याद रखना 16 में पहला, मैंने 8वां बोल दिया है, 9वां संस्करण है। ठीक, चलो 8 श्रेणियों में इसमें जो है रैंकिंग जारी की जाती है। किस किस में? समग्र वाली आप याद रखना। 3 नई श्रेणियां जो है इसमें शामिल की गई हैं। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी जहां क्लासेस नहीं लगती हैं, और स्किल यूनिवर्सिटी। 2024 में ये 3 पहली बार आए हैं। पूछा जा सकता है किन 3 को पहली बार शामिल किया गया है NIRF रैंकिंग में। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत के संस्थान शामिल हैं, है ना। समग्र श्रेणी में लगातार 6वें वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, चलिए अभियांत्रिकी विषयों में IIT मद्रास लगातार 9वें विषयों में प्रथम स्थान पर रहा, है ना। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु रहा। यह संस्थान, ये सब है। तो इंडिया रैंकिंग समग्र श्रेणी मतलब समग्र मतलब सब में से, तो सब में से पहले नंबर पे कौन? IIT मद्रास। ठीक है, तो यही सब बस पहले पहले वाले याद कर लो। फिर आ जाओ, ये उत्तर प्रदेश के जो स्थान है, तो 5वें नंबर पे जो है समग्र, ये भी समग्र है। तो यूपी का प्रथम कौन है? IIT कानपुर है। ओवरऑल प्रथम कौन है? IIT मद्रास है। दोनों IIT को आप याद रखोगे। ठीक, फिर आ जाओ यूपी में दूसरे नंबर पर BHU है, 11वें नंबर पे है। फिर AMU है। तो यूपी के 3 एटलीस्ट याद रखोगे, IIT कानपुर, BHU, AMU। ठीक है, चलिए फिर विभिन्न श्रेणी में अब विश्वविद्यालय में पहले नंबर पे कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc। कॉलेज हिंदू कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो पहले नंबर पे है। अनुसंधान श्रेणी भारतीय विज्ञान संस्थान, यही बेंगलुरु। नवाचार में IIT बॉम्बे। मुक्त विश्वविद्यालय नया जुड़ा है, इसलिए पूछा जा सकता है कौन सा? NIU है, जो वो है IGNU जो है वो है। कौशल विकास में सिम्बियोसिस स्किल्स और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, है ना, पूर्व नाम ये है इसका। और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। ये 3 नए हैं, इसलिए ये पूछे जा सकते हैं। बाकी समग्र श्रेणी में IIT मद्रास। यूपी में सबसे नंबर 1 पे कौन है? यूपी में नंबर 1 पे IIT कानपुर, दूसरे नंबर पे BHU, तीसरे नंबर पे क्या था? तीसरे नंबर पे आपका AMU था। ठीक, चलिए ये सब दिए हैं आपको। फिर आ जाओ सवाल, देखो भाई कौन सा सवाल सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की, NIRF रैंकिंग जारी की है। ठीक है, सही पूछ रहा है। इसमें 8 श्रेणियों के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। यह याद रखना कुल कितनी श्रेणियां हैं? 8। कौन सा संस्करण है? 9वां। 2 बड़ी बातें याद रखना। समग्र श्रेणी में उत्तर प्रदेश के BHU ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। समग्र श्रेणी में नंबर 1 या 5वें नंबर पे कौन है? आपका IIT कानपुर है, ना कि BHU। BHU तो 11वें नंबर पे है। तो यूपी के याद रखना IIT कानपुर का 5वां, BHU का 11वां और आपके AMU का 16वां नंबर है। वैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, ये क्या है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले पारिस्थितिक विकास के मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। GEP सूचकांक निम्न 4 स्तंभों पर आधारित है। क्या क्या है? ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? वायु, जल, मृदा एवं वन, इन चारों के आधार पर निकालेंगे। किसने जारी किया है? देखो, इन 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर सुधार हो रहा है तो GEP सूचकांक में वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे ज्ञात होता है कि उक्त भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल है। भाई 4 बड़ी चीजों से पर्यावरण पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जल से पड़ेगा, वायु से, मृदा से और वन से। तो इनमें जो भी गड़बड़ चल रहा होगा उसको ये गड़बड़ झाले को ट्रेस करेगा। ठीक, चलिए ये सब है GEP सूचकांक, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, 19 जुलाई को उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछेगा किसने लॉन्च किया? GEP, है ना, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक किसने लॉन्च किया, ये पूछा जाएगा। देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, महत्वपूर्ण बात है, पड़ोसी है अपना, छोटा भाई। ठीक है, इस सूचकांकों को लॉन्च करने का उद्देश्य पारिस्थितिकी को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ना है ना। इकोनॉमी
उन्हीं के साथ जोड़ना है कि भाई जल स्वच्छ रखो, मृदा स्वच्छ रखो। ये जो 4 घटक है ना, जल स्वच्छ रखो, मृदा स्वच्छ रखो, वायु स्वच्छ रखो और कुल मिला के वन स्वच्छ रखो। उत्तराखंड जीईपी सूचकांक का आकलन 4 मुख्य घटक, ये जरूर याद रखना, ये फैक्ट याद रखना। उत्तराखंड में जीईपी प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। जीईपी कार्यान्वयन विभाग में ये 4 चीजें हैं, यही 4 पूछेगा कौन कौन है। इस सूचकांक के पर्यावरण के विश्लेषण से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। एक बेहतरीन चीज है, जैसे वायु की गुणवत्ता सुधार रहे हैं, है ना, NIRF रैंकिंग से आपका विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधार रहे हैं, ऐसे ही एक ग्रॉस इन्वायरमेंटल सूचकांक है। ठीक है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक GEP का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। 4 बेसिस याद रखोगे कौन कौन से हैं? वन, जल, मृदा और आपका वायु। ठीक, चलो अगली महत्वपूर्ण घटना, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। इसमें भी वही है कि भाई SDG सबके क्या रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक हमें पूरे करने हैं। तो इसमें हम भारत में ही प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं कि भाई कौन से राज्य हैं जो बढ़िया इसमें काम कर रहे हैं, है ना, किन राज्यों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए। तो सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स कब लॉन्च किया गया? 2018 में, याद रखोगे, है ना। SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड संयुक्त भारत और UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग जारी करता है। किस किस की? SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र का जो है वो संयुक्त राष्ट्र का डैशबोर्ड और UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग जारी करता है, ये बात भी ध्यान रखोगे। SDG इंडिया इंडेक्स पूछा गया है पहले भी सवाल, SDG इंडिया इंडेक्स का जारी करता कौन है? नीति आयोग। इसका उद्योग SDGs को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना है, ताकि राज्यों में भी होड़ लगे कि लल्ला हम अपने SDG सबसे पहले पाएंगे। बोले ना भैया मैं पाऊंगा। बोले तू कैसे पाएगा? मैं पाऊंगा। मतलब हम पाएंगे, है ना। देश की रक्षा कौन करेगा? वो देखा ना पंचायत 3, हम जान देंगे अपनी, वैसे ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। इस सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। साथ ही यह सूचकांक उन संवेदनशील क्षेत्रों और क्षेत्रीय अंतरालों की भी पहचान करने में राज्य और उनकी मदद करता है कि भाई कमी क्या क्या है ये बताओ, ये सब चीजें जानेगा। जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स का 4था संस्करण जारी किया गया, ये भी ध्यान रखोगे, है ना। और एक चीज का तो 4था संस्करण अभी पीछे और पढ़ के आए थे, 9वां संस्करण था NIRF रैंकिंग का। ठीक, चलो इस इंडेक्स में जो कंटेनर वाली रिपोर्ट थी उसका 4था संस्करण था। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी साहब ने लॉन्च किया, क्योंकि नीति आयोग ही इसको लॉन्च करता है। SDG इंडिया इंडेक्स का केंद्रीय विषय है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। ठीक है, ये जरूर याद रखना इसका विषय, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास। 4था संस्करण 16 लक्ष्यों और 17 लक्ष्यों की इनकी पर आधारित है। SDG 4थे संस्करण के तहत प्रत्येक राज्य केंद्र शासित 16 लक्ष्यों वार स्कोर की गणना की गई है। 16 लक्ष्यों पे हमने स्कोर जांचा है। ठीक है, चलिए फिर ओवरऑल स्कोर जांचा है, 0 से 100 के रूप में विस्तारित किया है। 4 श्रेणियां हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। आकांक्षी मतलब एस्पिरेंट जो हैं, जो 4 हैं भैया हम पाएंगे, वो आकांक्षी हैं। प्रदर्शनकर्ता जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया है, 50 से 64 अंक। अग्रणी मतलब जो फ्रंट रनर है, सबसे आगे भाग रहे हैं, 65 से 99 अंक। लक्ष्य प्राप्त करता जिसके 100/100 नंबर हैं, तुम ही हो बेटा राजा बेटा, ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ना कोई स्टेट कतई बॉडम प्रकृति का है, आकांक्षी में भी कोई स्टेट नहीं है। SDG इंडिया इंडेक्स भारत को कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया है, यानी पूरे रूप से भारत कहां है? अग्रणी में है, फ्रंट रनर पर है। ठीक, ये सब बातें हैं। और इसमें से कोई महत्वपूर्ण बात जो होगी वो मैं आपको बता देता हूं। SDG इंडिया इंडेक्स राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड नंबर 1 है 79 स्कोर के साथ, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ 77 के साथ 1 है। यही पूछेगा नंबर 1 कौन? नंबर 1 मीना कुमारी नहीं, केरल और उत्तराखंड। ठीक है, नंबर 1 केरल और उत्तराखंड है, इनको याद रखोगे, उत्तराखंड और केरल, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। ठीक, तो ये सब है। उत्तर प्रदेश के स्कोर में वृद्धि इतनी हुई, जम्मू कश्मीर में इतनी हुई, इनका हमें क्या करना? केरल और उत्तराखंड पहले नंबर पे है, ये याद रखोगे। ठीक, चलो
राज्य इनके स्कोर कितने कितने हैं, तो बिहार वाले देने जाने वाले बिहार का याद रख लेना 57 है, यूपी वाले यूपी का याद रख लेना 67 है। ठीक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, तो पहले नंबर पर चंडीगढ़ है, ये भी हमने देख ही लिया। अब देखो आकांक्षी में कोई राज्य नहीं, ये भी आ सकता है। 4 श्रेणियां हैं, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अच्छा प्रदर्शन वाले और फ्रंट रनर। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्त करता, ना इसमें कोई ना इसमें कोई, कतई होशियार भी कोई ना, कतई बड़म भी कोई नहीं। चलो फिर केंद्र शासित प्रदेश में खाली सब अग्रणी फ्रंट रनर में है, कोई बिग परफॉर्मर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब बढ़िया में आ गए। ठीक है, और समग्रता से स्कोर कितना है, 71 है। अब ये इसको उसके वाइज दी है, लक्ष्य 1 में कौन ज्यादा, लक्ष्य 2 में कौन ज्यादा, इतना डीप में आपसे सवाल नहीं पूछेगा, ना आपको ये याद रह पाएंगे। 2 सवाल हमने इस पे बनाए हैं, दोनों सवालों को देख लेते हैं। 30 घटनाओं तक पढ़ेंगे आज वाली क्लास में, उसके आगे की लगभग 40 घटनाएं करीब और होंगी, है ना, उनको फिर हम राष्ट्रीय परिदृश्य की दूसरी वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 का चौथा संस्करण जारी किया गया, तो इसका भी चौथा संस्करण है, ये भी बात याद रखोगे, इसका भी चौथा संस्करण है, ये भी बात बिल्कुल सही है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत के कंपोजिट स्कोर, क्योंकि 2018 से जारी होना शुरू हुआ है, 71 है इंडिया का टोटल स्कोर, ये भी सही है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान। चाचा ऐसी बात मत करो, केरल है, नाराज हो जाएंगे, और छोटा भैया है अपना उत्तराखंड, इन दोनों का पहला नंबर है, 79 नंबर इनको मिले हैं, हम तो 67 नंबर वाले हैं, उत्तर प्रदेश को 67। सारी बातें बता दी मैंने, बाद में मत कहना किसी ने सुना तो नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? केवल 3 सही नहीं है, बाकी सब सही। ठीक, चलो। हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों और केंद्र शासित में शीर्ष स्थान पे कौन है? भाई सबसे ज्यादा जो सुधार दर्ज करा था, ये आया बढ़िया सवाल। सबसे ज्यादा सुधार तो हमने किया, ओ माय गॉड, मतलब सबसे ज्यादा सुधार हम दर्ज कर रहे हैं, कहीं तो हम हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुधार दर्ज करने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो मुझसे छूट गया ये यहां आपको बताते हुए, ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। कितने अंकों की? 25 अंकों का सुधार दर्ज किया है। ठीक, चलो। संविधान हत्या दिवस सवाल पेपर में पूछा जाएगा, गारंटेड 120%। सर 120 क्यों? 420 थोड़ी कहूंगा, ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा। इसका सारे एस्पेक्ट देख लो, खोल के इसके सारे एस्पेक्ट को पढ़ लो। भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो देश और उसके बाहरी हिस्से पर शांति, सुरक्षा, स्थिरता को, प्रशासन को खतरे में डालते हैं। ऐसी परिस्थिति जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट में संपूर्ण भारत उसके किसी एक भाग में आपातकाल लगाया जा सकता है। भाग 18 आपातकाल कैसे याद करोगे? लिख के दिखाओ 18 और लिखो आपातकाल। आपातकाल दोनों में आ है, भाग 18 में आपातकाल है। याद हो गया? 3 आर्टिकल हैं, 52, 56, 60, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति कहता है ज्यादा 3-5 मत करो, मतलब 356 गेंद सीधे सिक्सर को उड़ा दूंगा, राष्ट्रपति के पास भेज दूंगा। ज्यादा 3-5 मुझे पसंद नहीं है, मतलब राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 मतलब वित्तीय जो है आपातकाल, है ना। ये 352 घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद 3 बार 352 लगा है। सवाल यहां से जरूर आएगा, है ना, इसीलिए जोड़ देके कह रहा हूं। कब कब लगा है? 62 में लगा है ना, 62 से 68 तक रहा, 71 में लगा है, और उसके बाद 77 में लगा। 62, 71, 75 इन 3 बार को जो है आपातकाल लगा है। स्मरणीय तथ्य, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। क्यों? क्योंकि एक दीदी थी जिन्होंने संविधान की हत्या कर दी, ऐसा जो है लोगों का मानना है ना। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया कि इस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी। इस संबंध में 11 जुलाई को अधिसूचना सरकार ने जारी करी है, याद रखना उसके बाद में, और 12 जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। 25 जून को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन सरकार ने सत्ता का घोर मिसयूज किया, ज्यादतियां की। अतः उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से, मतलब ये दिवस तो पूछा ही जाएगा, ऐसे मान लो।
लोगों को भविष्य में ऐसा कोई दुरुपयोग ना करे, जागरूकता दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में 25 जून को आपातकाल लागू होने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोगों का गला घोटा गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस अवधि में तत्कालीन तानाशाही की गई। उल्लेखनीय है कि 26 जून को ही, यह भी याद रखना, 26 जून को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने के पश्चात ओम बिड़ला ने 25 जून 1975 को आपातकाल की उद्घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था कि हम इस बात की निंदा करते हैं। इस दौरान सदन में आपातकाल में आहत हुए देश के नागरिकों का स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। ओम बिड़ला भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया बताया। सवाल देख लो, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। किस दिन मनाया जाएगा? यही पेपर में सवाल टपकेगा। 25 जून को मनाएंगे भाई साहब, है ना, संविधान हत्या दिवस। ठीक, चलो, तो ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है हैदराबाद मुक्ति दिवस। ये भी यही है, सेम है। ठीक है, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ये भी पेपर में पूछे जाने योग्य सवाल है ना। इसका निर्णय लिया है क्यों? इस संबंध में 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई। साथ ही 12 मार्च 2024 को ही भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया। 17 सितंबर को हैदराबाद भारत में मिला था आजादी के 1.5 साल बाद ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक, उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 के बाद 13 महीने बाद हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी। 17 सितंबर 1948 को यह पूछा जा सकता है। ऑपरेशन पोलो तो न जाने कितनी बार पूछा गया है। पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद भारत का अंग बना था। ठीक, चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, कैसे याद रखोगे? बोले हैदराबाद, बोले है डरा, हैदरा को याद करो, है डरा, बोले डरा हुआ है, बोले तू बिल्कुल मत डर, हमारे साथ रहना। सितंबर मतलब साथ और एक साथ, बोले हम तुझे एक साथ रखेंगे अपने साथ, मतलब सितंबर हैदराबाद एक साथ, ऐसे याद कर लेना 17 सितंबर। चलो, याद हो गया, आगे चलते हैं। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, ये क्या कार्यक्रम है इसको भी देखते हैं। देखो भाई, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन वैश्विक हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वे सहयोग और नवाचार कर एआई के भविष्य को आकार देते हैं। एआई नवाचार स्वयं को अग्रणी मानना है। ये याद रख लो कि इस बार एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ। कहां हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। एक सम्मेलन और करके आए थे नई दिल्ली में, उसको भी ध्यान रखना। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही करेगा भाई। एआई का और कौन करेगा? अश्विनी वैष्णव ने जो है इनका उद्घाटन किया। भारत में इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके दौरान ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, गापी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की है, ओईसीडी और गापी ने। ज्ञातव्य है कि जीपीएआई एक बहुहितधारक पहल है जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह फैक्ट भी याद रखना। गापी 2020 भारत संस्थापक सदस्य। सवाल देखते हैं कौन सा सही नहीं है। हाल ही में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में नहीं किया गया है भाई, दिल्ली में किया गया है, गलत हो जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है। तो कोई भी जो बड़े आयोजन है उनके आयोजनकर्ता, रिपोर्ट के जारीकर्ता, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इस सम्मेलन के दौरान ओईसीडी और जीपीएआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई साझेदारी की है। ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया, किसी और ने किया? कहां गया भाई? इसका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। भगवान भाई, विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं है। देख लो, क्वेश्चन घुमा दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ना कि साइंस एंड टेक, है ना। साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको जो है किया है। तो ये भी गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एआई प्रशंसा दिवस, ये भी पूछेगा भाई। 3 दिवस हो गए। संविधान हत्या दिवस 25 जून, 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस, एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई। एआई और जुलाई
सेम सेम है ना। और सुलह, एआई से हम सुलह कर रहे हैं भाई कि आप कुछ नहीं होना चाहिए, एआई दीदी तुम हमारे बहुत सारे काम कर रही हो, हम आपसे सुलह करते हैं, मतलब सोलह करते हैं। और एआई मतलब जुलाई, तो 16 जुलाई एआई दिवस, ठीक है, चलो के रूप में मनाया जाएगा। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डालने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ऐतिहासिक प्रभाव को अंगीकृत किया है। पूछ लेगा किसने किया है, यूएन की जनरल असेंबली ने। यह प्रथम अवसर है जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव को अंगीकृत किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपना लिया गया कि भाई एआई इतनी स्ट्रांग ना हो जाए हमारी आई करा दे। मतलब इसका यह है, इसका अर्थ यह है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का समर्थन प्राप्त है। हाल ही में 21 मार्च 2024 को किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकृति ली? तो किसने किया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नहीं, यूएन जनरल काउंसिल, ये किसने किया? WHO थोड़ी होगा भाई, बी, हाँ यूएन, ये यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है अप्रूवल दिया। मिशन एआई इंडिया को और देख लेते हैं, है ना, उसके बाद जो है अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, मिशन एआई इंडिया, इंडिया एआई मिशन, ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम्स के निर्माण के लिए विज्ञान और अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एआई क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है भाई, प्रोग्राम डिजाइन कर रहा है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कर रहा है। इस धारणा पर आधारित है कि मानव विचार को प्रक्रिया मशीनीकृत द्वारा किया जा सकता है। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत उन सभी चीजों को आच्छादित किया जा सकता है जो कंप्यूटरों में मानव की तरह व्यवहार करते हैं। मार्च 2024 में जो है एआई मिशन को लॉन्च किया सरकार ने। व्यापक राष्ट्रीय स्तरीय मिशन हेतु इतना बजट दिया है, मोर देन 10,000 करोड़। यह विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 सालों के लिए होगा। मिशन एआई अगले 5 सालों के लिए होगा। एआई पारिस्थितिकी तंत्र मानी एआई इकोसिस्टम को जो है मजबूत करना है इसके द्वारा, ठीक है। ये इसके 7 घटक हैं, इनको जरूर याद रखना। ये नहीं पूछेगा क्या क्या है, घटक 7 हैं। क्या है? इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाए, इंडिया एआई नवाचार, एआई में नवाचार लेके आओ, ठीक है। इंडिया एआई डेटा सेट, मतलब एक डेटा, बिग डेटा जैसा क्रिएट करो एआई का। एप्लीकेशन डेवलप करो एआई से रिलेटेड, एआई के फ्यूचर स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं उनको डेवलप करो। एआई स्टार्टअप के लिए, जो नए स्टार्टअप आना चाहते हैं एआई क्षेत्र में, उनके लिए फाइनेंशियल एड दो, है ना, वित्त पोषण करो। सुरक्षित और भरोसेमंद एआई, है ना, लास्ट में सबको ये भी करवाओ कि सेफ एंड ट्रस्टेड है एआई, सिंपल है, ठीक है। तो ये भी मतलब 7 स्तंभों पर आधारित है इंडिया एआई मिशन, इसको भी याद रखोगे। चलिए, कौन सा सही नहीं है? मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी प्रदान की है। मार्च में, बिल्कुल सही है। इस मिशन को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। किया जाएगा नहीं, कौन कार्यान्वित कर रहा है इसको, है ना। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की तरह काम करेंगे, विज्ञान और अभियांत्रिकी के रूप में किया जाएगा। मिशन एआई इंडिया अगले 5 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया, और जो है इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा, ना कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। इसको यहां से गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, कौन सा सही नहीं है? केवल 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये दूरसंचार अधिनियम से आगे का पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य हम आपके साथ अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। अगली क्लास भी, ये क्लास भी लगभग आपकी 1.5 से पौने 2 घंटे के लगभग की होगी। अगली क्लास भी ऐसे ही होगी, तो उसमें हम इसको कर लेंगे, पूरा हम समाप्त कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। लगभग 80 प्रश्न के आसपास मैंने आपको इस वाले उसमें बनाए हैं, ठीक है। चलिए, खैर काफी है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगली क्लास में इस सबको हम करेंगे। मैंने लगभग आपके जो है इससे जो है 80 प्रश्न आपके बनाए हैं। 35-36 प्रश्नों तक हमने आज की इस कक्षा में कर लिया है। बहुत बड़ी क्लास का भी कोई मतलब नहीं है, इतना हो 2-2 दिन के अंतराल पर मैं प्रयास करूंगा ये कक्षाएं आपके लिए आती रहे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये प्रयास, एक नया इनोवेशन आपको कैसा लग रहा है कि घटनाएं और उनके माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं फिर इतनी बहुत मेहनत लगती है घटना पढ़ के प्रश्न बनाने में और वो सब चीजों में, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। अपने कमेंट्स और लाइक शेयर के माध्यम से वो मोटिवेशन मुझे देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो
परीक्षा अब आपकी थोड़ा सा पोस्टपोन हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन बीपीएससी बीएससी दौरान दिसंबर में संभवतः 3 बड़ी परीक्षाएं होंगी और ये क्लासेस उन तीनों परीक्षाओं में आपके काम में आने वाली है। इनको अच्छे से कवर करिए, बढ़िया से पढ़िए, है ना। प्रश्न मैंने आपको सारे कराता चल रहा हूं और डिटेल फॉर्म में हम इसको करेंगे, बढ़िया से करेंगे, ठीक है। रिवीजन करते रहिए क्योंकि रिवीजन ही आपको अंतिम रूप से सफलता दिलाएगा। अभी मैं डिस्क्रिप्टिव करा रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं लास्ट टाइम पे आपको वन लाइनर जो है करंट अफेयर्स भी मैं कराऊंगा। मतलब करंट अफेयर्स की पूरी चिंता आप, मैं ये कहूं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। लास्ट टाइम पे ये 500-600 सवाल भी करा दूंगा, वो सब टेंशन मत लो। पढ़ो अच्छे से, क्लासेस को शेयर करो, मेहनत करो, रिवीजन करो, रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। फिर मिलता हूं आपसे बढ़िया किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।